गाइस, क्या हम एक से ज्यादा व्यक्तियों को एक सूट के अंदर एज अ प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं? यदि हाँ, तो सीपीसी के किन प्रोविजन के अंदर, और सीपीसी इसके बारे में क्या कहती है, क्या क्या प्रोविजन सीपीसी में प्रोवाइड किए गए हैं इसके रिगार्डिंग, और इन सभी जो जितने भी प्रोविजंस होंगे उनको यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, और ज्वाइंटर की जो भी कंडीशंस हैं उनको भी यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें एग्जांपल भी डिस्कस किए जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप सीपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हाय गाइज, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं। तो अब ऑर्डर 1 को एक ब्रीफली इंट्रो देख लेते हैं कि ऑर्डर 1 में क्या क्या चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। वैसे तो ऑर्डर 1 डील करता है पार्टी टू द सूट, जो कि एक फर्स्ट एसेंशियल है ऑफ ए सूट का, एंड इसमें और भी बहुत सारे प्रोविजन ऐड हैं रिगार्डिंग द पार्टी टू द सूट्स, यानी कि वो पार्टीज के रिगार्डिंग ही है, जैसे कि एडिशन ऑफ द पार्टीज, डिलीटेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज, या फिर कहें ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज के रिगार्डिंग प्रोविजन है, वो भी ऑर्डर 1 के अंदर ही है, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के अंदर। एंड ऑब्जेक्शन एज टू द मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज के रिगार्डिंग भी इसी में प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं। और इसमें प्रोविजन है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के रिगार्डिंग भी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम रिप्रेजेंटेटिव सूट को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ पार्टीज टू द सूट्स के रिगार्डिंग ये जो प्रोविजन है वो डिस्कस करेंगे, चाहे वो ज्वाइंटर ऑफ द प्लेंटिफ है, चाहे वो ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट है, या फिर मिस ज्वाइंटर, नॉन ज्वाइंटर या नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टीज के रिगार्डिंग है। तो ये सभी चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी। तो क्वेश्चन क्या है, ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी वो मे अराइज, कब अराइज हो सकता है, या तो इन केस ऑफ अ प्लेंटिफ्स, या फिर इन एज रिगार्ड्स टू द डिफेंडेंट्स, यानी कि जहां पर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है उस केस में यहाँ पर ज्वाइंटर ऑफ द प्लेंटिफ्स का केस अराइज होगा। एंड इन केस जहां पर डिफेंडेंट है एक से ज़्यादा, तो उस केस में ज्वाइंटर ऑफ द डिफेंडेंट का केस है वो अराइज होगा। लेकिन उस केस के अंदर जहां पर एक जो एक्ट है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा किया गया है, एंड उसने एडवर्सली इफेक्ट भी किसी अनदर इंडिविजुअल को ही किया है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी का जो क्वेश्चन है वो अराइज नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें तो वो क्या है कि ए है वो असल्ट करता है किसको, बी को, ए व्यक्ति बी को असल्ट करता है, तो यहाँ पर जो लेटर यानी कि बी है वो ए को टोर्ट के लिए इश्यू कर सकता है, एज ए इंडिविजुअली वो इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर ज्वाइंटर ऑफ द पार्टीज का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। लेकिन ज्वाइंटर ऑफ का क्वेश्चन अराइज कब होगा, जब यही व्यक्ति ए वो असर्ट किसको करता है, बी एंड सी को, बी एंड सी के साथ में जब उस व्यक्ति ने ए ने असर्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो बी एंड सी है तो वो क्या है, एज ए प्लेंटिफ के तौर पर ज्वाइंट होंगे। लेकिन वहीं इन केस में अगर ए एंड बी ने मिलकर के सी के साथ असल्ट किया है, तो उस केस के अंदर जो सी है एज ए डिफेंडेंट ए और बी को यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। तो ये है ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी। अब इनको डिफरेंटली देखते हैं कि कैसे ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ है, और उसके रिगार्डिंग जो सीपीसी का ऑर्डर 1 का कौन सा रूल प्रोविजन प्रोवाइड करता है, और ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स के रिगार्डिंग कौन सा रूल है वो प्रोविजन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ्स, जो कि रूल 1 में प्रोवाइड किए गए हैं। ये क्या स्टेट करता है कि जितने भी व्यक्ति वो हैं यहाँ पर ज्वाइंट किए जा सकते हैं इन वन सूट, एक सूट के अंदर एज अ प्लेंटिफ्स, अगर वो फॉलोइंग 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए इन कंडीशन को एक अलग वे में देखते हैं, किस तरह से ये कंडीशंस हैं और किस तरह से इनको यहाँ पे सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि राइट टू रिलीफ जो कि अलेज्ड किया गया है वो एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट किसके अंदर है, वो है ईच ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि ए बी सी यहाँ पर हैं, जो इन प्रत्येक जो प्लेंटिफ है उनके अंदर जो राइट टू रिलीफ है जो कि अलेज्ड किया गया है सूट के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। और ये जो राइट टू रिलीफ है वो कहाँ से अराइज हुआ, वो अराइज हुआ है सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो राइट है वो एक सेम एक्ट या सेम ट्रांजेक्शन से ही अराइज हुआ है। तो ऐसे केस के अंदर जो ये जितने भी प्लेंटिफ है ए बी सी, इनको यहाँ पर ज्वाइंट किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ में एक सेकंड कंडीशन और दी गई है, वो क्या कहती है कि ये जो केस है वो एक ऐसे करैक्टर का है कि यदि ये जो पर्सन हैं तीनों ए बी सी, अगर ये अपना सेपरेट सूट फाइल करते हैं, अलग अलग अपना सेपरेट सूट यहाँ पर लेके आते हैं, तो उस केस के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर ऑफ फैक्ट वो अराइज होगा।
अगर ये कंडीशन अगर कोई व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, वो फुलफिल करते हैं तो उन सभी को यहाँ पर एज ए प्लेंटिफ्स के तौर पर यहाँ पर एक सूट में ज्वाइन किया जाएगा। एंड जो वर्ड एंड है बिटवीन द क्लोज ए एंड बी के बीच में, वो क्या क्लियर करता है कि जो दोनों जो ऊपर अबव दी गई कंडीशंस हैं वो शुड बी फुलफिल्ड, वो दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। और ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रूल 1 का क्या है, टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स या फिर अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, उनको यहाँ पर अवॉइड करने के लिए इस रूल को ऐड किया गया है। तो अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से है। ए एक व्यक्ति है जो कि बी एंड सी के साथ में एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ है। एग्रीमेंट किस चीज़ का है? एग्रीमेंट है 100 टीन ऑफ ऑयल के रिगार्डिंग, जो कि उसको डिलीवर करने हैं उसने बी और सी को, लेकिन यहाँ पर वो डिलीवर करने से रिफ्यूज़ कर देता है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पर जो बी और सी हैं, तो इनके पास प्रत्येक के पास क्या राइट है? हैव राइट टू रिकवरी डैमेज फ्रॉम ए, यानी कि डैमेज की रिकवरी के लिए जो राइट है वो ए से वो इन दोनों के पास में है। और जो राइट है, ये जो अभी डैमेज के रिगार्डिंग जो राइट है वो राइज किस चीज़ से हुआ? एक सेम ट्रांजेक्शन किस चीज़ की? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट को ब्रीच होने की वजह से जो सेम ट्रांजेक्शन हुई है उससे राइज हुआ है। तो यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी यहाँ पर राइज होगा। तो इस केस के अंदर जो बी और सी है ये एक सूट फाइल कर सकते हैं ज्वाइंटली एज ए प्लेंटिफ्स के तौर पर अगेंस्ट द ए फॉर डैमेज के लिए। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ये जो दोनों कंडीशन हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं इसके बाद में ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट क्या कहता है, जो कि रूल 3 में प्रोवाइड किया गया है। तो रूल 3 क्या कहता है कि दैट ऑल पर्सन मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज ए डिफेंडेंट इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सेम प्लेंटिफ के केस में था वही यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं, वो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं। यहाँ पर भी 2 ही कंडीशन हैं, 2 व्यक्ति को यहाँ पर डिफेंडेंट्स के तौर पर एक सूट के अंदर ज्वाइन करने के लिए। वो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो राइट टू रिलीफ जो कि अलेज्ड किया गया है वो एग्जिस्ट है अगेंस्ट। प्लेंटिफ वाले केस के अंदर क्या था? इन ईच, लेकिन यहाँ पर डिफेंडेंट के केस में क्या होगा? वो होगा अगेंस्ट देम, जो कि इन तीनों के खिलाफ होगा, ए बी एंड सी, जो कि अराइज कहाँ से हुआ है? सेम ट्रांजेक्शन या फिर सेम एक्ट से। तो ऐसे केस में डिफेंडेंट्स को ज्वाइन किया जा सकता है। एंड यहीं पर सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि वो केस एक ऐसे करेक्टर का है कि यदि अगर सेपरेट शूट्स हैं वो इन तीनों के खिलाफ अलग अलग फाइल किए जाते हैं तो एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड राइज, यानी कि अगर इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ प्लेंटिफ्स के द्वारा अलग अलग सूट फाइल किए जाते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर उन सभी तीनों केसेस के अंदर क्या होगा कि एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है वो वुड राइज होगा। तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो डिफेंडेंट्स हैं ए बी सी, यहाँ पर इन तीनों को ज्वाइंट किया जा सकता है एक सूट के अंदर। और जो क्लोजेज के अंदर वर्ड एंड यूज किया गया वो भी यहाँ पर क्या क्लियर करता है कि जो दोनों की दोनों कंडीशन है वो क्यूमुलेटिव हैं एंड नॉट अल्टरनेटिव, यानी कि इनको यहाँ पर फॉलो करना ही पड़ेगा, ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और सेम इसी तरह भी इस रूल को यहाँ पर ऐड करने का ऑब्जेक्ट भी वही है, मल्टीप्लिटी ऑफ शूट को अवॉइड करने के लिए एंड नीडलेस एक्सपेंसेस के लिए। तो ये था एक ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट, जो कि हमने इस डायग्राम के थ्रू एक बेस्ट वे में समझने की कोशिश की है। हमने अब तक देखा है कि ज्वाइंटर ऑफ द प्लेंटिफ्स किस तरह से है, ज्वाइंटर ऑफ द डिफेंडेंट किस तरह से। क्या यहाँ पर ये पॉसिबल है कि कोर्ट है वो यहाँ पर ऑर्डर कर सकती है कि डिफेंडेंट्स को या प्लेंटिफ को कि वो अपने सूट्स हैं वो सेपरेटली फाइल करें? तो चलिए देखते हैं कि सीपीसी क्या कहती है इसके बारे में। तो यहाँ पर जो रूल 2 है एंड रूल 3A है ऑर्डर 1, वो क्या कहते हैं कि जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी ज्वाइंटर है ऑफ द प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स वो क्या है मे एम्ब्रेस और डिले कर सकता है ट्रायल ऑफ द कोर्ट की। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर है वो कोर्ट क्या पास कर सकती है? एक ऑर्डर पास कर सकती है फॉर दी सेपरेट ट्रायल्स। इसी के साथ में ज्वाइंटर के अंदर एक बात और कही गई है रूल 6 के अंदर। रूल 6 क्या कहता है कि प्लेंटिफ है वो ज्वाइन कर सकता है एक सूट के अंदर ऑल और एनी ऑफ द पर्सन्स जो कि सेवरली या फिर ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल है ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो उन सभी व्यक्तियों को यहाँ पर जो प्लेंटिफ है वो एक सूट में ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद में रूल 7 क्या कहता है? इसी तरह से जहाँ पर प्लेंटिफ को डाउट है किसके बारे में? एज टू द पर्सन, उस पर्सन के बारे में जिससे वो एंटाइटल है टू ऑब्टेन रेड्रेस, यानी कि जिससे उसे रेड्रेस लेना है या रिलीफ लेनी है उसके बारे में उसे डाउट है किसी तरह का। तो ऐसे केस के अंदर ही में ज्वाइन 2 और मोर डिफेंडेंट इन वन सूट।
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो व्यक्ति जिन जिन के पर्सन के रिगार्डिंग उसको डाउट है उन सभी को वहां पर 2 या 2 से ज्यादा को डिफेंडेंट के तौर पर यहाँ पर एक सूट में है जो ज्वाइन करा सकता है। तो ये रूल 7 कहता है। सिमिलरली इसी तरह कोर्ट क्या जजमेंट दे सकती है फॉर 1 और मोर प्लेंटिफ्स के लिए जो कि एज मे फाउंड एंटाइटल्ड टू रिलीफ अगेंस्ट 1 और मोर ऑफ द डिफेंडेंट एज मे बी फाउंड लाइबल, यानी कि उनकी जो रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्ट है वो एक या एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स के लिए जजमेंट दे सकती है, या फिर 1 और मोर ऑफ द डिफेंडेंट्स के जो कि लाइबल पाए गए उनके खिलाफ भी यहाँ पर जजमेंट दे सकती है। ये हमारा रूल 4 कहता है। अब आती है नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी। अब देखते हैं कि नेसेसरी पार्टीज कौन सी हैं और प्रॉपर पार्टीज कौन सी हैं। नेसेसरी पार्टीज क्या हैं? नेसेसरी पार्टी वो पार्टीज हैं जिनकी प्रेजेंस वो इनडिस्पेंसिबल है, किस लिए? टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सूट अगेंस्ट वूम, जिनके खिलाफ द रिलीफ इज शाउट, एंड विदाउट वूम, जिनके बिना नो इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी पास, वो यहाँ पर नेसेसरी पार्टी है। वेयर एज जबकि अदर साइड पर अगर प्रॉपर पार्टी की बात करें तो वहां पर उस केस के अंदर इन वूज ऑप्शंस एक इफेक्टिव ऑर्डर है वो पास किया जा सकता है, बट जिनकी प्रेजेंस है वो नेसेसरी है, किस लिए? कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन ऑन द क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द प्रोसीडिंग, यानी कि प्रोसीडिंग के अंदर जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है उसके फाइनल या कंप्लीट डिसीजन के लिए उनकी प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन एक इफेक्टिव ऑर्डर है वो उनके एब्सेंस में यहाँ पर पास किया जा सकता है। तो ऐसी पार्टी को यहाँ पर प्रॉपर पार्टी कह सकते हैं। इन अदर वर्ड हम कहें तो एब्सेंस क्या है ऑफ नेसेसरी पार्टी की, तो उस केस के अंदर नो डिग्री कैन बी पास्ड, वाइल जब एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर पार्टी है तो उस केस में एक डिग्री कैन बी पास सो फार इट रिलेट टू द पार्टी बिफोर द कोर्ट, जहाँ तक कि वो उन पार्टीज से रिलेट करती है वहाँ तक। इस प्रेजेंस क्या है उसकी, जो प्रॉपर पार्टी की प्रेजेंस है वो क्या है कि कोर्ट को अनेबल करती है, किस लिए? टू एडजुडिकेट करने के लिए मोर इफेक्चुअली एंड कंप्लीटली, यानी कि अगर वो प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर जो एडजुडिकेशन होगी वो और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से या फिर कंप्लीट तरीके से हो सकती है। तो वो ऐसी पार्टीज को यहाँ पर प्रॉपर पार्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सूट फॉर पार्टीशन है तो उस केस के अंदर जितने भी शेयरर हैं वो यहाँ पर नेसेसरी पार्टीज हैं, बिकॉज विदाउट ऑल द शेयरर नो डिग्री कैन बी पास्ड। लेकिन इसी तरह सेकेंड केस के अंदर जो कि सूट फॉर द पोजीशन है बाय द लैंडलॉर्ड अगेन हिज टेनेंट, टेनेंट के खिलाफ सूट है लैंडलॉर्ड के द्वारा फॉर द पोजीशन के लिए, तो उस केस के अंदर जो सब टेनेंट हैं वो यहाँ पर प्रॉपर पार्टी है, उनका होना ना होना ज़्यादा मैटर नहीं करता यहाँ पर, जबकि टेनेंट का होना यहाँ पर नेसेसरी पार्टी के तौर पर ज़रूरी है, जबकि सब टेनेंट यहाँ पर प्रॉपर पार्टी हैं। नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी देख लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज क्या हैं, जो कि रूल 9 में बताए गए हैं। तो यहाँ पर नॉन ज्वाइंटर क्या किसे कहते हैं? नॉन ज्वाइंटर वो केस है जहाँ पर एक नेसेसरी या फिर प्रॉपर पार्टी जो टू द शूट उनको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया गया है एज ए पार्टी टू द शूट, यानी कि पार्टी टू द शूट के तौर पर वहाँ पर नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन न करना यहाँ पर नॉन ज्वाइंटर है। वहीं अगर बात करें मिस ज्वाइंटर की तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर 2 या मोर पर्सन है वो यहाँ पर ज्वाइन किए गए हैं एज ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन वन शूट। कैसे उनको यहाँ पर ज्वाइन किया गया है? इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर 1 रूल 1 एंड 3, ऑर्डर 1 के रूल 1 और 3 के कॉन्ट्रावेंशन में उन पार्टीज को यहाँ पर ज्वाइन किया गया है। एंड दे आर नाइदर नेसेसरी नोर प्रॉपर पार्टी, और वो ना ही नेसेसरी पार्टी हैं और ना ही प्रॉपर पार्टीज हैं। तो ऐसे केस के अंदर उन पार्टी का ज्वाइन होना यहाँ पर मिस ज्वाइंटर कहा जाता है। तो ये नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर का बेसिक था। अब देखते हैं ऑब्जेक्शन क्या है एज टू दी नॉन ज्वाइंटर एंड मिस ज्वाइंटर ऑफ द पार्टीज, जो कि रूल 13 में प्रोवाइड किया गया है। अब जितने भी ऑब्जेक्शन हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी वो कब होने चाहिए? मस्ट टेक एट द अर्लियर अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज दे विल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड, अन्यथा उनको यहाँ पर वेव्ड माना जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्शन एज टू द नॉन ज्वाइंटर ऑफ द नेसेसरी पार्टी है और वो टेकन किया किसके द्वारा लिया गया? डिफेंडेंट के द्वारा एट द अर्लियर स्टेज, एंड प्लेंटिफ डिक्लाइन करता है टू ऐड द नेसेसरी पार्टी, और प्लेंटिफ मना कर देता है किस लिए? उस नेसेसरी पार्टी को यहाँ पर ऐड करने के लिए। तो वो क्या है कि बाद में कैन नॉट बी अलाउड टू इन द अपील टू रेक्टिफाई द एरर बाय अप्लाइंग द अमेंडमेंट, तो उसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू रेक्टिफाई करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये था इसमें ऑब्जेक्शन किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1। तो यहाँ पर रूल 10 सब रूल 1 ऑफ द ऑर्डर 1 डील किसके साथ में करता है? विद द स्ट्राइकिंग आउट, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग प्लेंटिफ क्या है।
एक प्लेंटिफ है वो क्या डिस्कवर करता है आफ्टर द फाइलिंग ऑफ सूट कि वो रिलीफ गेट नहीं कर सकता विदाउट ज्वाइनिंग सम अदर पर्सन आल्सो एज अ प्लेंटिफ और वेयर इट्स फाउंड क्या पता है कि दैट सम अदर पर्सन एंड नॉट ओरिजिनली प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू द रिलीफ एज प्रेड फॉर। तो वहाँ पर उस केस के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ अ प्लेंटिफ कैन बी मेड। एडिशन और सब्सटीट्यूशन क्या है, एक प्लेंटिफ के लिए वहाँ पर उस केस में एक एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो यहाँ पर किसी भी केस को इस सब रूल के अंदर लाने के लिए यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सूट मस्ट बी फाइल्ड इन द नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन एज अ प्लेंटिफ, यानी कि एक रॉन्ग पर्सन को एज अ प्लेंटिफ के तौर पर अगर वो सूट फाइल किया गया है। एंड सेकंड क्या है कि सच मिस्टेक है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी बोनाफाइड, वो बोनाफाइड मिस्टेक होनी चाहिए। एंड थर्ड क्या है, तो सब्सटीट्यूशन है और जो एडिंग आओ प्लेंटिफ वो है नेसेसरी। किस लिए नेसेसरी है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में जो रियल मैटर है उसको यहाँ पर डिटर्मिनेशन करने के लिए उस पार्टी क्या एडिशन या सब्सटीट्यूशन है वो प्लेंटिफ का वो नेसेसरी है। तो ये 3 कंडीशन जहाँ सेटिस्फाई होती है तो उस केस के अंदर यहाँ पर किसी भी पार्टी का एडिशन या सब्सटीट्यूशन किया जा सकता है। तो इस तरह का जो अमेंडमेंट है वो अलाउ किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, चाहे वो अपीलेट स्टेज हो। बट वो कब होगा, अब वो होगा अपॉन सच टर्म एंड कंडीशन जो कि एज इट थिंक जस्ट, जो कि कोर्ट को वो है सही लगती हो तो उन कंडीशन के ऊपर वो एप्लीकेशन है वो अलाउ कर सकता है कोर्ट। एंड कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर एज अ प्लेंटिफ के तौर पर ऐड नहीं किया जा सकता विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि उसकी कंसेंट का होना बहुत जरूरी है, यानी कि यहाँ पर उसकी कंसेंट लेना नेसेसरी है, जो कि रूल 10 सब रूल 3 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्राइकिंग आउट और एडिंग पार्टीज। तो यहाँ पर सब रूल 2 ऑफ रूल 10 का क्या एम्पावर करता है, कोर्ट को एम्पावर करता है किस लिए, टू एड एनी पर्सन एज अ पार्टी टू द सूट ऑन आइदर ऑफ द 2 ग्राउंड, 2 ग्राउंड के आधार पर किसी भी पार्टी को वहाँ पर एज अ कोर्ट ऐड कर सकता है। फर्स्ट क्या है कि अगर वो पर्सन और टू हैव बीन ज्वाइंड एज अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एंड इज नॉट सो ज्वाइंड, यानी कि उस व्यक्ति को यहाँ पर एज अ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ज्वाइंट किया जाना चाहिए था लेकिन उनको ज्वाइन नहीं किया, ये फर्स्ट कंडीशन है। वहीं सेकंड कंडीशन क्या है, विदाउट उसकी प्रेजेंस के बिना जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है शूट के अंदर उसको यहाँ पर कंप्लीटली डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद में एक कोर्ट है वो एम्पावर होता है किसी भी पार्टी को यहाँ पर ऐड करने के लिए। तो ये था मैटर रिगार्डिंग दी पार्टी टू द शूट जो कि ऑर्डर 1 ऑफ द CPC में प्रोवाइड किया गया है। आई होप कि आपको जो जिस वे में ये जो मैटर समझाने की कोशिश की है उसके थ्रू आपको अब शायद कोई भी डाउट इस ऑर्डर 1 में रहा होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी डाउट क्लियर हों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।